नमस्कार दोस्तों, ये आप लोगों के लिए स्पेशल चलाया जा रहा है क्योंकि अभी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ नहीं है और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये मतलब आधे घंटे में अगर इतिहास का देखेंगे तो संपूर्ण रूप हम इसमें देखेंगे कि इतिहास में सारांश देख सकते हैं, जैसे किसी कहानी का सारांश होता है। इसी तरह से फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़े होंगे तो नदी घाटी सभ्यताओं से लेके आपका ये आपका उपनिषद काल तक मिलेगा। तो इसको 60 में देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण लगभग 100 क्वेश्चन निकल के आएंगे। तो कम से कम एक खाका देख लेते हैं इतिहास का था है कैसा, और हम देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु उसके क्या है। तो हम ये जानने का आज प्रयास करेंगे कि जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का इतिहास का पोर्शन है उसमें क्या क्या है। अब एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है इतिहास, है ना। इतिहास किसे कहते हैं, फिर इतिहास का अर्थ क्या होता है। तो जैसा कि जानते हैं इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास का मतलब है बीती हुई घटनाओं का अध्ययन। बीती हुई घटनाओं का, सारी बीती हुई घटनाओं का नहीं। ऐसे जो लोग देख रहे होंगे सबकी उम्र लगभग 20 साल से ऊपर होगी। क्या 20 साल आपको याद है? क्या याद कौन सा चीज होता है? जो घटना घटित होती है, या कोई अच्छा चीज हो गया या बुरा चीज हो गया उसको लिखा जाता है, या कोई मतलब सशक्त व्यक्ति है उसका इतिहास लिखा जाता है। तो इतिहास का मतलब बीती हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहा जाता है। इतिहास का मतलब बीती हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्यों ये पढ़ा जाए, इतिहास क्यों पढ़ा जाए, इसका महत्व क्या क्या है। तो उसको जानने के लिए, जैसे आप भविष्यवाणी करते हैं, जैसे कल है तो कल क्या होगा, कल फिर सूरज निकलेगा, फिर दोपहर होगा, शाम होगा, ये कैसे जानते हैं आप? ये कल बीत चुका है उसके आधार पर क्या है। तो इस हिसाब से प्राचीन काल में जैसी जैसी व्यवस्थाएं थी, आगे कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी इनका अनुमान हम लगाते हैं। भविष्य का अनुमान हम भूत को लेके उससे एनालिसिस करके आगे का अनुमान लगाते हैं। इसलिए इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। महत्व देखेंगे, अनुशासनात्मक, सामाजिक, नैतिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। अनुशासनात्मक मतलब आप अनुशासन का मतलब एक मतलब जीवन शैली को अच्छे ढंग से जीना अनुशासन कहलाता है। प्राचीन काल में कैसे लोग जीते थे, क्या उनके अनुशासन थे, क्या रूल थे जिससे अच्छी लाइफ जी जाती थी, तो वो इतिहास से देखा जाता था कैसे लोग रहते थे, तो कैसे अच्छा जीवन जीते थे। तो उससे अनुशासनात्मक महत्व कहते हैं। सामाजिक महत्व, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, क्या कौन सी अच्छी व्यवस्था थी, कौन सी बुरी व्यवस्था थी, तो उस हिसाब से सामाजिकता को हम आज के परिप्रेक्ष्य में धारण करते हैं। इसके बाद नैतिकता। नैतिकता क्या थी, आप लोग भी जानते हैं क्या नैतिकता होती है, मानवता, या क्या सही है, अधिक से अधिक मानव कल्याण कर सके, उसको नैतिकता कहते हैं। राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय, इससे भी आप, ये सब महत्व है। अब आते हैं इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या है। तो इतिहास जानने कैसे जानते हैं, सबसे पहले तो है पुरातत्व हो गया। पुरातत्व का मतलब खुदाई के दौरान मिला हुआ तत्व। पुरा मीन्स पुराना, तत्व मीन्स खुदाई के दौरान मिला तत्व। कोई चीज बहुत, जैसे देखेंगे तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से लेके या तमाम खुदाई वगैरह होते हैं, तमाम बर्तन मिलते हैं, कभी कभी कोई धातु मिल जाती है, तो वो आप पुरातत्व में शामिल किए जाते हैं। फिर आता है अभिलेख। अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख का मतलब सीधा सा होता है कि जैसे इसमें है ताड़पत्र होते थे, ताम्रपत्र होते थे। जिससे पहला धातु खोजा गया वो तांबा था। तो ताड़पत्र मीन्स वृक्ष के छालों पर लिखा जा रहा, जो लिखा गया उससे जो अभिलेख मिले उसे ताड़पत्र कहा गया। फिर तांबा के धातु मतलब तांबे का पतरा बना के उस पर लिखा जाता था, तो उसे ताम्रपत्र कहा गया। और भी इसमें क्या था, आपका मुद्रा मिल गया, ठीक है। अब मुद्रा भी, जैसे आज का मुद्रा देखेंगे तो अशोक स्तंभ है या गांधी जी की तस्वीर लगती है। उस समय क्या था, राजा की तस्वीर लगती थी, या उस समय जो पशु बहुत प्रिय होता था उसका तस्वीर लगता था। तो उस समय देखेंगे तो मुद्रा भी एक मतलब इतिहास को जानने का स्रोत है, ठीक है। आगे देखेंगे साहित्यिक स्रोत। ये साहित्यिक स्रोत क्या क्या था, जैसे साहित्य स्रोत में आप देखेंगे रामायण हो गया, वेद हो गया, महाभारत हो गया, रजत रंगड़ी हो गई जो कल्हड़ ने लिखा था। वेद किसने लिखा? अपौरुष है। रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि ने। महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास ने। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य की, ठीक है।
रजत रंगड़ी कल्लड़ की, बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं, ये किसकी किसकी रचना है, तो आप ये जान लें महाभारत किसकी है, वाल्मीकि, रामायण किसकी है, वाल्मीकि, महाभारत किसकी है, वेद व्यास, अर्थशास्त्र कितना है, कौटिल्य, और रजत रंगड़ी कल्लड़, ये महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे रामायण में कैसे जानेंगे, रामायण में जैसे देखेंगे तो अयोध्या का है इस समय, कैलाश पर्वत कहाँ था, श्रीलंका कहाँ था, तो इससे ये पता चलता है कि हम रामायण पढ़ते हैं तो श्रीलंका दक्षिण में है, यहाँ से आप कैलाश पर्वत देखेंगे तो उत्तर में है, तो इससे हमको जानकारी कुछ मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण है कि इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या है। ठीक है, आगे देखेंगे महाभारत है, वेद है, अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में आप चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कैसी व्यवस्था थी, मतलब कैसे पब्लिक चलाई जाती थी, उसको मतलब किया जाता है, उससे अध्ययन करके मतलब उस जमाने में क्या था, ये सब भी स्रोत के रूप में अध्ययन। रजत रंगड़ी आप देखेंगे कल्लड़ का है, इसमें कश्मीर का मतलब कश्मीर के तरफ का जीवन चित्रण किया गया है, ये है पूरा। आगे देखेंगे एक और स्रोत मिलता है जिसको यात्रा वृत्तांत कहते हैं। यात्रा वृत्तांत का मतलब घुमक्कड़ी जीवन, घुमक्कड़ कुछ लोग थे जो घूमे और घूम के मतलब ज्ञानार्जन किए और लिख दिए। तो घूमने वालों में कौन कौन था, मेगास्थनीज किसके काल में आया था, ये मेगास्थनीज किसके काल में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। ठीक है, इसके बाद फायान किसके काल में आया था, फायान देखेंगे तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब विक्रमादित्य के काल में आया था। ठीक है, ह्वेनसांग किसके काल में आया था, ह्वेनसांग आपका हर्षवर्धन के काल में आया था। अल बेरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था, और इब्न बतूता किसके साथ आया था, मोहम्मद बिन कासिम के साथ आया था। ठीक है, तो ये आपके जितने आए लिख यात्रा को देखे, जो देखे वो लिख दिए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बनता है। मेगास्थनीज यूनान का था, फायान चीन का था, ह्वेनसांग आपका चीन का था, अल बेरूनी अरब का था, इब्न बतूता अरब का था। ठीक है, तो ये आपका यात्रा वृत्तांत, ये जहां गए मतलब जहां जहां गए उसके बारे में लिखे, तो इससे भी इतिहास जानने के स्रोत का पता लगता है। आगे देखते हैं तिथि निर्धारण पद्धति, मतलब आज डेट क्या है, कैसे पता करते हैं। जैसे देखेंगे तो 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 4 ईस्वी, आज 2020 चल रहा है, तो 2020 साल हो गया, उसके पहले के काल को ईसा पूर्व कर देते, मतलब ईसा के जन्म के बाद हम ईस्वी कहते हैं, ईसा के जन्म के पहले ईसा पूर्व कहते हैं। आप देखेंगे तिथि निर्धारण पद्धति में एक सबसे महत्वपूर्ण है कार्बन डेटिंग पद्धति। ठीक है, उससे कार्बन के आधार पर ये मतलब माना जाता है कि ये कितनी साल पुरानी है। इसमें भी देखेंगे 2 तरह का डेटिंग पद्धति है, एक हिंदी मास है, हिंदी मास का मतलब जो भारत में हिंदी मास चलता है, चैत बैसाख कुआर कार्तिक अगहन ये सब है, तो उसका प्रारंभ होता है चैत से और अंत होता है फागुन। हिंदी मास बहुत बार एक क्वेश्चन आ चुका है कि हिंदी मास का प्रारंभ किस महीने से होता है, तो चैत है, और उसका अंतिम मास क्या है, फागुन है। ठीक है, अंग्रेजी मास का अंतिम शुरू क्या है, जनवरी, और अंत मास क्या है, दिसंबर। तो ये आपके तिथि निर्धारण पद्धतियां हैं। ठीक है, आगे देखेंगे मानव उत्पत्ति। अब ये तो हो गया इतिहास के बारे में जितना जानना था वो हो गया। अब आते हैं कि किसी चीज की कौन पढ़ता है, क्या है, मनुष्य क्या है, मनुष्य आया कैसे। सबसे पहले देखेंगे तो क्या है, सबसे पहले आकाश था, अभी भी है, आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से जल हुआ, और जल से जीव हुआ। ठीक है, तो ये जीव जब हुआ तो जीव में भी देखेंगे तो सबसे पहले आपका वनस्पति आया, वनस्पति से जीव, और वनस्पति का सबसे पहले पानी आया, पानी में वो काई वगैरह जमी, फिर छोटे छोटे पौधे हुए, और पौधे से कीड़े हुए, कीड़े से धीरे धीरे जीव का विकास हुआ। उसमें भी मानव काम देखेंगे। ठीक है, मानव की उत्पत्ति में देखेंगे तो सबसे पहला जो मानव था उसको क्या कहा गया, होमो हैबिलिस। ये लगभग 70 से 80 लाख वर्ष पहले था होमो हैबिलिस। जैसे देखेंगे इसके माइंड का विकास, शरीर का विकास सेम ऐसे ही था कि जैसे मतलब छोटा सा बच्चा हो 1-2 साल का, उसका माइंड का विकास कितना होता है, शरीर का विकास कितना होता है, उसी तरह से होमो हैबिलिस था। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस उससे थोड़ा सा और ज्यादा विकसित था होमो हैबिलिस से। उसके बाद होमो इरेक्टस इससे थोड़ा सा मतलब डेवलप था, और आधुनिक मानव को हम कहते हैं होमो सैपियंस। ये लगभग 35 से 40 हजार वर्ष पहले आए थे।
और 35 से 40 हजार वर्ष पहले से अभी तक जो आधुनिक मानव है इसको होमो सैपियंस कहा जाता है। अब एक चीज और, प्राचीन काल में आदमी प्रकृति की गोद में रहता था, जैसे मन करे वैसे रहता था, कोई उसका मतलब, लेकिन जब से वो प्रकृति से लड़के और अपने आवश्यकता की चीजें बनाने लगा तब से सभ्यता का विकास हुआ। ध्यान रखिएगा, जब से प्रकृति से लड़के, जैसे आपका पेड़ पौधा हो गया, काट के जब उसे डेस्क बना दिया, काट के उसे जब जलाने का वस्तु बना दिया, तब उसका सभ्यता का विकास हुआ। अब सभ्यता क्या है, सभ्यता देखेंगे तो कुछ जब सभ्यताएं आई तो पहले सबसे पहले देखेंगे एक काल था पाषाण काल, उसके बाद है कांस्य युग, लौह युग, कांस्य युग, ताम्र युग एक ही बात है। पाषाण काल में देखेंगे तो पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था, नव पाषाण काल, मनुष्य था, होमो सैपियंस था, ठीक है। अब इसमें क्या है, ऐसा सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपने देखा पत्थर इधर उधर गिरा पड़ा है, पत्थर को उठाया, किसी को मारा, जब किसी को मारा पत्थर को उठाया, तो एक चीज देखेंगे, मारेगा, शिकार करता था पत्थरों से, पत्थरों के हथियार भी बनाता था, तो वो चीज मतलब पाषाण काल आ गया। पत्थरों का इस्तेमाल जहां जहां हुआ उसे पाषाण काल कहा गया। अगर देखेंगे पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है, पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। पूरा पाषाण मीन्स पुराना, पाषाण काल मीन्स पुराने पाषाण काल में कैसा काल में, जैसे भोगड़े पत्थर से किसी को मारना, शिकार करना, या मतलब बहुत ज्ञान नहीं था उसको, तो पत्थर का उपयोग तो करता था, पत्थर बैठने के लिए या पत्थर घर बनाने के लिए ऐसे करता था, लेकिन बहुत उसका उपयोग नहीं करता था। इसके बाद मध्य पाषाण काल में क्या था, मध्य पाषाण काल में आपका इसने एक चीज सीखा, खेती करना, पशुपालन सीखा। पशुपालन में सबसे पहला आपका पालतू पशु कौन था, कुत्ता। बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो ये सबसे पहला जो पशु था वो कौन था जिसने आदमी जिसको पाला, वो कुत्ता था। वो कब आया, पाषाण काल, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इसमें मध्य पाषाण काल में ही अग्नि का भी आविष्कार हुआ, कहीं कहीं नव पाषाण काल भी देता है अग्नि का आविष्कार, तो नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हुआ। इसके बाद देखेंगे नव पाषाण काल। नव पाषाण की सबसे बड़ी उपलब्धि थी पहिए का आविष्कार, ये तीनों का नव इसके बाद है कांस्य युग, इसमें कांस्य का बहुत प्रयोग होता था, तांबे का प्रयोग होता था। इसके बाद लौह युग, लोहे का प्रयोग हुआ। जिस युग में जिस चीज का ज्यादा प्रयोग हुआ उसको वही नाम दे दिया गया। वर्तमान युग को देखेंगे सबसे ज्यादा कंप्यूटर प्रयोग होता है, तो वर्तमान युग को कंप्यूटर युग कह देंगे, ठीक है। या जो भी चीज है, लौह युग तो लोहे का यूज अभी भी होता है, लेकिन प्रमुखता जो मानव का विकास का केंद्र है वो है कंप्यूटर युग, ठीक है। आगे देखेंगे अब सभ्यताओं का जो विकास हुआ, ये तो मनुष्य था, कैसे कैसे क्या क्या किया ये तो हो गया। अब आता है सभ्यता, थोड़ा सा और आदमी डेवलप किया। तो जब सभ्यताओं का विकास हुआ तो अभी तक जिन सभ्यताओं की खोज हुई है या खुदाई के दौरान जो सभ्यता मिली है उसमें 4 सभ्यताएं मेन है जो आपके सिलेबस में दी गई हैं। वह है सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, वांगहो की सभ्यता या चीन की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता देखेंगे तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये कहां पर घटित हुआ था, तो सिंधु घाटी जो नदी घाटी है उसके इर्द गिर्द का इलाका था। एक चीज इसमें और आता है कि स्नानागार इसमें बहुत बड़े बनाए जाते हैं। स्नानागार की खुदाई हो तो 12 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़े का स्नानागार उसमें थे। और एक हड़प्पा संस्कृति, एक जगह संस्कृति का नाम है, मोहनजोदाड़ो का नाम सुने होंगे, मूवी भी इस पे आई थी। मोहनजोदाड़ो का मतलब था मृतकों का टीला, ठीक है। फिर इसमें आता है एक सींग वाले गैंडे की पूजा भी होती थी। तो इससे जैसे सामाजिक जीवन कैसा था, इस जीवन स्तर बंटा हुआ था, खेती लोग कर रहे थे, व्यापार भी किया जाता था। ये सब चीजें सिंधु घाटी सभ्यता में की जाती थी। सिंधु नदी के किनारे इसकी सभ्यता डेवलप हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विकसित सभ्यता की श्रेणी में आते हैं। इनका लेयर बना हुआ था, मानवों के रहने का एक स्तर बना हुआ था। अगला है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता 5000 से 2000 ईसा पूर्व मानी जाती है। हाँ, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ डेवलप हुई थी, तो वर्तमान इराक में दजला और फरात 2 नदियां हैं
इनके दुआब पे मेसोपोटामिया की सभ्यता डेवलप हुई थी। ठीक है, इसको सुमेरियन, असीरियन और बेबीलोन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि छोटी छोटी सभ्यताओं के जगह थे उसको भी इसमें समाहित किया गया है। इसकी भी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था धीरे धीरे ये मतलब मिलती जुलती है। कैसी थी? जैसे मनुष्य का रहने का एक अपना ढंग होता था, स्तर बनाया जाता था कि इस कैटेगरी के आदमी अलग रखे जाएंगे, इस कैटेगरी के अलग रखे जाएंगे। कैटेगरी का मतलब वो एक जीने का स्तर था। ठीक है, आगे है, ये चीज ध्यान रखिएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के मतलब दुआब पे इसकी सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, सुमेरियन, असीरियन और बेबीलोन सभ्यता भी इसी से संबंधित है। इसके बाद है मिस्र की सभ्यता, जिसको पिरामिडों की सभ्यता भी कहते हैं। ये कहां पर डेवलप हुआ था? इसको नील नदी की सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, इस नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था, और इसे पिरामिडों की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता आदि नामों से भी जाना जाता है। जैसे पिरामिडों की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, इन सब नामों से भी मिस्र की सभ्यता को जाना जाता है। इसके बाद है चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता को देखेंगे तो 2500 ईसा पूर्व में ये माना जाता है कि 2500 ईसा पूर्व चीन की सभ्यता वांगो नदी के किनारे डेवलप हुई। ठीक है, अगर हम ये पूरा विश्व का नक्शा देखें, चूंकि उस समय अमेरिका की खोज नहीं हुई थी, तो यह आपका पड़ेगा सिंधु घाटी की सभ्यता, ये चीन की सभ्यता, ये आपकी मेसोपोटामिया और ये मिस्र की। मतलब ये तीनों तार पूरा ये विश्व था उस समय, क्योंकि अमेरिका की खोज आपकी कब हुई थी? 1492 में हुई थी, कोलंबस ने किया था। उस समय जो पूरा विश्व था ये अफ्रीका, एशिया, यूरोप, यही विश्व थे। ठीक है, आपका ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया वगैरह भी इसमें शामिल थे। तो ये सब पूरा विश्व थे, और इसमें ये 4 सभ्यताओं का विकास हुआ था। तो ये हो गई सभ्यताएं। अगला टर्म था वैदिक काल। जब तक सभ्यताओं का विकास हो गया, सभ्यताएं किसी न किसी कारण से विनष्ट हो गई। जैसे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता बाढ़ आने से विनष्ट हुई। कैसे विनष्ट हुई थोड़ा सा संशय का विषय है, लेकिन ये माना जाता है जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में एक जगह वो मिला था, कंकाल मिला था, जिससे एक दूसरे के हाथ पकड़ के लोग मरे थे। तो इससे ये होता है कि कोई प्राकृतिक आपदा है तो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के मरते हैं, मतलब एक फीलिंग्स होती है। तो ये भी इसमें दिखाया जाएगा। तो इसके सभ्यता का विनाश अधिकांश बाढ़ था या प्राकृतिक आपदा ही इसके विनाश का कारण थी। अगला है वैदिक काल। जब ये सभ्यताएं चली गई तो वेदों का निर्माण हुआ। वेदों में देखेंगे तो आपके 4 वेद थे। वेद में देखेंगे वैदिक काल को जानने का स्रोत क्या है? सबसे पहले वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक है, अब इसको जानने के स्रोत क्या क्या है? वेद हैं। अब वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद क्या है? पूरी तरह से गद्य में। ठीक है, यजुर्वेद क्या है? पद्य में। सामवेद गद्य पद्य दोनों है, और अथर्ववेद में जादू टोने का ये किया गया है। ये पूरा संस्कृत में। किसने लिखा? नहीं पता। अब आते हैं कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, सबसे नया वेद अथर्ववेद है। ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अब वेदों को 2 भाग में इसके काल को विभाजित किया, पहला पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो पूरा वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व है। तो पूर्व वैदिक काल में क्या था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व पूर्व वैदिक काल है, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब इसमें कुछ चीज देखें। जो पूर्व वैदिक काल था, इसमें स्त्रियों की दशा उन्नत थी। जाति व्यवस्था का जो निर्धारण हुआ वो पूर्व वैदिक काल में ही हुआ। तो जब जाति व्यवस्था का निर्धारण हो तो कर्म के आधार पे, जैसे एक सोशियोलॉजी में भी टॉपिक है, नेस्फेल्ड का सिद्धांत है, जिसको जाति निर्धारण व्यवसायिक सिद्धांत, मतलब जो जैसा काम किया उसको उस हिसाब से उसकी जात मिलती है। लेकिन हुआ क्या? नारियों की दशा उन्नत थी, सामाजिक व्यवस्था ठीक ठाक थी, जो समाज चलता था वो वेदों के आधार पे चलता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? इसमें कुछ कमियां व्याप्त हो गई। कमियां क्या? जाति का जो आधार हुआ वो जन्म हो गया, और धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब
इसको धर्म को एक शोषण का जरिया बनने लगा, स्त्रियों का भी शोषण होने लगा उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद देखेंगे तब जाके महाजनपद काल। तो ये आपका पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल कब से कब तक? 1500 से 1000। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में था। तो इसकी सामाजिक और आर्थिक या धार्मिक जो भी ये थी वो वेदों के आधार पे। अगला है महाजनपद काल। जब ये हो गया तो धीरे धीरे इनसे लोगों का मतलब भटकाव हुआ। तो छोटे छोटे जो राजा थे या सम्राट व्यक्ति थे तो वो अपना एक कुनबा बना लिए। जैसे गांव हो गया या 10 गांव को लेके एक कुनबा बना लिए। तो वो कुनबा जो होता था उसको क्या कह दिया गया? अब 10 गांव का जो राजा हो गया उसको कह देगा महाजनपद। तो उस समय 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। जैसे बड़े बड़े आज के देखेंगे तो पूरे देश में 543 सांसद हैं जो निर्वाचित हैं। तो अगर देखेंगे तो एक एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उस समय भी जैसे इतने बड़े बड़े क्षेत्र के एक एक राजा हो जाया करते थे। तो वो जो क्षेत्र था उनको क्या कहा गया? महाजनपद कहा गया। कितने महाजनपदों का जिक्र मिलता है? 16 महाजनपदों का। इसमें देखेंगे वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, काशी, कोसल, अंग और मगध। मगध इसमें सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य था। और मगध पे हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश में देखेंगे तो बिंबिसार है, अजातशत्रु है या इसके मिल जाएंगे, ठीक है। तो उस समय इस सब में महत्वपूर्ण सबसे मगध साम्राज्य ही था। तो यह आपका हो गया महाजनपद का। अब क्या होगा इसमें कुछ, अब जब वेदों में या जो ग्रंथ लिखे गए उसमें जब कमियां आने लगी तो उनके उत्थान के लिए उपनिषद काल आया। अब उपनिषद काल में क्या होगा? जैन धर्म हुआ और बौद्ध धर्म का विकास होता है। तो उपनिषद काल में देखेंगे तो जैन धर्म है। अब जैन धर्म के बारे में थोड़ा जानेंगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। इनका जन्म स्थान क्या था? कुंडग्राम। जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के प्रवर्तक या जैन धर्म में जो मतलब ये था, संस्थापक देखेंगे